एक रिपोर्ट से पता चला था कि नया जो आईफोन 12 है ना, उसको बनाने की जो कीमत है वो लगभग 30,000 रुपए आती है, लेकिन एप्पल उसे काफी ज्यादा महंगा बेचती है। और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर आईफोन को बनाने की इतनी कीमत है, दूसरे एंड्रॉइड फोन्स को बनाने की क्या कीमत होगी, यानी कि इंटरनल कंपोनेंट्स की कीमत क्या होगी। क्योंकि आउटर की बात हम करते हैं, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो रॉ बिल ऑफ मटेरियल यानी कि जो जो कंपोनेंट्स फोन के अंदर लग रहे हैं उसका क्या, और उनकी एग्जैक्टली कीमत क्या हो सकती है, और क्यों आईफोन 30,000 का और एप्पल उसे 1 लाख का बेचती है। चलिए ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस, उन सबके आंसर इस वीडियो में खोजने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला अगर अभी तक नहीं किया तो। और मेरे को अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो यार, वहां पर भी टेक अपडेट्स आती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि फोन के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन वो सबसे महंगा कंपोनेंट भी हो जाता है। यहाँ पे मैं उसके प्रोसेसर के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं उसके डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो फोन से आप देखोगे क्या, उसके इंटरेक्ट कैसे करोगे। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ना, इसको बनाने के चक्कर में जो कंपनीज है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर R&D पे खर्च करती है। यार खुद ही देख लो यार, सैमसंग ने इतना ज्यादा खर्चा करके दुनिया में एमोलेड की वर्ल्ड लीडर बनी हुई है आज के समय में। और यही एक चीज है कि जो डिस्प्ले है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, यहाँ कहूँ सबसे ज्यादा महंगा कॉम्पोनेंट होता है किसी भी फोन का। अगर मैं आईफोन की बात करूं, सैमसंग के फोन की बात करूं या फिर सस्ते फोन की बात करूं, डिस्प्ले सबसे महंगी चीज होती है। अब डिस्प्ले के अंदर देखो जो चीज डिपेंड करती है, यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, ये लो रिफ्रेश रेट का, हाई रिफ्रेश रेट का है। वेल हाई रिफ्रेश रेट का LCD डिस्प्ले इतना महंगा नहीं होता जितना एक अच्छी क्वालिटी का एक एमोलेड स्क्रीन होती है, क्योंकि एमोलेड को बनाना काफी महंगा पड़ता है और ओवरऑल काफी एक्सपेंसिव चीज रहती है, इसलिए आपको थोड़े से हायर सेगमेंट में ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन सैमसंग खुद एमोलेड बनाती है, इसलिए सैमसंग को अपने सस्ते फोन में भी एमोलेड स्क्रीन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और डेफिनेटली अगर आपने हाई रेजोल्यूशन पैनल लिया है जिसके अंदर हाई रिफ्रेश रेट और साइड से कर्व वगैरह भी है ना, ऐसे डिस्प्ले की जो कीमत है वो फोन की आधी कीमत से भी ज्यादा हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। ये बात आप लोगों ने सही सुनी, मतलब कभी भी अगर आप फोन रिपेयर करवाने गए और डिस्प्ले का प्राइस पूछोगे ना, पता चल जाए कि कई बार तो उतने में एक नया फोन आ जाए। इस टाइप की कहानियां भी मैंने सुनी है। तो यार डिस्प्ले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके ऊपर जो गोरिल्ला ग्लास वगैरह को जो पैनल लगता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है यार, 2-3 हज़ार से भी डिस्प्ले शुरू हो जाती है, और जो हाई एंड फोन्स होते हैं उनकी डिस्प्ले 15-20 हज़ार तक भी कॉस्ट करती है इनकी। लेकिन इसी के साथ ही बात करें अगली जो चीज़ है वो है बैटरी। अब बैटरी देखा तो इतनी बड़ी उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होती, लेकिन बैटरी के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक सभी फोन्स के अंदर हमें कॉमन देखने को मिली है, वो है लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर। अब लिथियम का यूज हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लिथियम है ना, उसकी मतलब जो टॉप पोजीशन होते हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। अब बारी आती है किसी नई टेक्नोलॉजी की, यानी कि वो ग्राफीन बैटरीज भी हो सकती है, सॉलिड स्टेट बैटरीज भी हो सकती है, पता नहीं। लेकिन लिथियम बैटरीज का जो समय है ना, अब लग रहा है जा रहा है, क्योंकि वहां तक जो पीक होता है ना वो ऑलरेडी रीच हो चुका है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। वैसे बैटरी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं पड़ती किसी भी फोन के अंदर, मैक्सिमम 500 रुपए से लेकर अगर पर पीस बात करें, या फिर कोई ज्यादा बड़ी बैटरी तो 1000-2000, या फिर कोई स्पेशल बैटरी जैसे आईफोन में आपको L शेप बैटरी देखने को मिलती है, उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा पड़ सकती है, लेकिन इसके पे कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है। और इसके जो बात कंपोनेंट आता है ना, वो कि मैं कहूंगा कि फोन का हार्ट होता है, यानी कि फोन का दिल होता है। आप लोग सही समझे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर देखा जाए तो एग्जैक्टली सिस्टम ऑन ए चिप देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। अब CPU देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्रायो के कोर्स, कॉर्टेक्स के कोर्स, एप्पल अपने खुद के कोर्स बनाता है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। GPU देखने को मिलता है आपको। और जब भी हम प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो CPU GPU को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेली चीज़ नहीं है, इसके साथ काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। ISP कैसा है, DSP कैसा है, जो छोटे छोटे जो चीज़ें रहती है ना, वो भी डिपेंड करती है कि एग्जैक्टली आपके फोन के अंदर फीचर्स कैसे होंगे। ये बात है, मतलब आप लोग देख लेते हो फोन के अंदर क्लॉक स्पीड कितनी है, GPU कैसा है, ये आपका बेसिक टास्क को तो होता है वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन फोन के जो दूसरे फीचर्स होते हैं ना, ये चीज उस पर डिपेंड करती है। और कई बार आप लोग को मालूम है कि प्रोसेसर के अंदर ही जो DRAM होती है उससे बिल्ड किया जाता है। जी हाँ, मतलब रैम को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए उससे भी वहां पे इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। वैसे बात करें जनरली केस के अंदर जो रैम और स्टोरेज के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, और डिपेंड करता है कि अगर फास्ट प्रोसेसर के साथ फास्ट रैम, फास्ट स्टोरेज यूज किया जा रहा है तो उससे उसकी कीमत पे इंपैक्ट पड़ता है। और क्या आप लोग को मालूम है काफी सस्ते फोन के अंदर क्या किया जाता है, उल्लू बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, एक अच्छी हाई क्वालिटी का प्रोसेसर ले लेती है, लेकिन उसके
उसके साथ स्लो रैम और स्लो स्टोरेज देती है, जिससे वो वहाँ पैसे बचा सके। और आपको लगता है कि आपने एक अच्छा फ़ोन ले लिया, उस पर बेंचमार्किंग स्कोर अच्छा है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप उसे यूज़ करोगे ना तो उस पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, एक कंपनी ने एक प्रोसेसर के साथ eMMC स्टोरेज यूज़ किया, दूसरी कंपनी ने सेम प्रोसेसर के साथ UFS 2.1 या UFS 2.2 स्टोरेज यूज़ किया। डेफिनेटली UFS में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, उसके अंदर ऐप लोडिंग का जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ऐसी फ्लैगशिप फोन्स में आज के समय में काफ़ी सारे फ्लैगशिप फोन्स आते हैं जिनमें आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 865 या फिर अपकमिंग स्नैपड्रैगन 888 के बारे में बात कर ले, वो सपोर्ट करते हैं LPDDR5 रैम को। लेकिन कई बार पैसे बचाने के चक्कर में LPDDR4X रैम दे दी जाती, ऐसे UFS स्टोरेज का UFS 3 दे देते, UFS 3.1 नहीं देते। तो यार देखा तो इस टाइप से कहानियां मार्केट के अंदर चलती रहती। और यहाँ पे सोचने की बात यह है कि एग्जैक्टली आपको फास्ट प्रोसेसर चाहिए, फास्ट स्टोरेज चाहिए, फास्ट रैम चाहिए, इसके लिए ज्यादा पैसा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि प्रोसेसर की जो कीमत है ना, पिछले काफी लंबे समय से राइज अप होती रही है, स्पेशली 5G चिप्स की। अब उनकी कीमत धीरे धीरे डाउन होगी, लेकिन अभी के समय में अगर हम बात करें Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 या फिर 888 की, इनकी कीमत का एक अंदाजा लगाया गया कि 150 से 165 डॉलर, लगभग 10-11 हज़ार रुपए हो सकती है एक प्रोसेसर की कीमत। अब इसके पीछे का मेन रीजन है कि Qualcomm वर्ल्ड लीडर और Qualcomm जितना मर्जी चार्ज करना चाहे वो चार्ज कर सकता है, और इसी मोनोपोली का वो फायदा उठा के ज्यादा चार्ज करता है। और वन ऑफ द रीजन ये भी है कि आपको स्नैपड्रैगन वाले जो फोन्स है ना, वो थोड़े से आपको महंगे ही देखने को मिलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इवन स्नैपड्रैगन 865 के पिछले साल के फ्लैगशिप फोन्स उठा लो, सबके सभी महंगे थे। आपको बहुत ही कम फोन्स देखने को मिले जिनकी कीमत 40,000 रुपए से कम थी, और 30,000 में तो एक भी फोन नहीं आया। यार ये भी एक सोचने वाली बात है। और इसके साथ फोन के अंदर जो एक और नया कंपोनेंट जो कि कीमत ऐड कर देता है, वो है 5G। अब 5G के बारे में लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन 5G की इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हो जाता है क्योंकि 5G के लिए पहली बात तो 5G मोडेम चाहिए। आईफोन के अंदर Qualcomm का मोडेम यूज किया जा रहा है, उसकी कीमत वो लोग आपसे वसूल रहे हैं। और अगर आपके फोन के अंदर Qualcomm का लेटेस्ट प्रोसेसर है, उसके अंदर 5G का मोडेम है, तो ये भी उस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको 100% 5G का सपोर्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। पहली चीज होती है कि 5G के बैंड्स कौन कौन से सपोर्ट करता है, क्योंकि 5G के बैंड्स के सपोर्ट के लिए उन्हें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है जिनके पास 5G के पेटेंट्स हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे 5G के एंटीनास को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इसलिए 5G का इंप्लीमेंटेशन करते ही फोन में थोड़ी सी जो कीमत है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको 5G के एंटीनास लगाने पड़ेंगे, बैंड्स लगाना पड़ेंगे, रॉयल्टीज पे करनी पड़ेगी। उसके कारण जो फोन के अंदर जो प्राइस के अंदर जो हाइक होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। यार ये एक छोटी सी चीज है। आईफोन के अंदर बात करें तो सभी 5G बैंड को सपोर्ट करता है, प्रॉपर एंटीना का सपोर्ट है, और लग रहा है कि आईफोन की इतनी कीमत के अंदर भी उस चीज को इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये बिल ऑफ मटेरियल के अंदर आता है। इसके साथ ही बात करें तो मोबाइल फोन के अंदर आपको कैमरास देखने को मिलते हैं, इमेज सेंसर्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल कैमरास होंगे, कीमत ज्यादा होगी। और आज के समय में जो टॉप का जो कैमरा चल रहा है ना, वो है 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर। और कहा जाता है ये लगभग 7-8 हज़ार से लेकर 10,000 रुपए की कीमत पड़ती है अकेले इमेज सेंसर की। मतलब एक रफ एस्टीमेट बता रहा हूं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जिसे आप देख के बता दो कि प्रोसेसर की कीमत क्या है या फिर सेंसर की कीमत क्या है, क्योंकि ये चीजें डिपेंड करती कि एक कंपनी कितनी क्वांटिटी में खरीद रही है। कोई कंपनी अगर ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगी और नेगोशिएशन करेगी, उसे चीजें काफी सस्ते में मिल सकती हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था ना 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का इमेज सेंसर रियलमी के कितने फोन्स के अंदर आपको देखने को मिला। शायद रियलमी ने कोई सस्ती डील क्रैक करी होगी सैमसंग के साथ। इसके साथ काफी सारी छोटी छोटी चीजें रहती है, जैसे जीपीएस मॉड्यूल के बारे में बात करें या फिर बात करें हेडफोन जैक की। वेल आजकल तो वो महंगे फोन से गायब होता ही जा रहा है। टाइप सी पोर्ट की, इसके साथ ही जो छोटे मोटे सर्किट्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट हो जाती है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। वाइब्रेशन मोटर है, अच्छी क्वालिटी का वाइब्रेशन मोटर महंगा पड़ता है, और सस्ती क्वालिटी का वाइब्रेशन मोटर ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा। इसके साथ ही फोन के अंदर बैक पैनल कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, लुक्स कैसा होगा, यार ये सारी चीजें जो रहती है ना, वो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर ऐड कर देती है। और ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जब एक फोन के अंदर डाले जाते हैं और एक एक की प्राइस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे एक अंदाजा लगा लेते हैं फोन की कीमत क्या होगी। और यही देख के पता लगाया गया है कि आईफोन की कीमत 30,000 रुपीज आपको देखने को मिलती है, यानी कि लगभग 30,000 रुपए में जो एप्पल है वो आईफोन को मैन्युफैक्चर कर सकती है। लेकिन इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की, मार्केटिंग की, और सबसे जरूरी चीज R&D की। क्योंकि बात कुछ भी हो जाए, एक मोबाइल फोन के अंदर आपने अलग अलग कंपोनेंट्स उठा के डाल दिए, लेकिन उसको उसके लिए कंपैटिबल बनाना, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करना, या फिर बात करें पूरी तरीके से R&D से फोन डिजाइन करना, ये बहुत ही महंगी चीज होती है। कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसी पे इन्वेस्ट करती है, और जब फोन को बेचने की बारी आती है, प्रॉफिट बनाने की बारी आती है ना, तो वो लोग यहीं से
प्रॉफिट एंटर करते हैं। लेकिन देख के ये भी तो चीज़ कमाल की लगती है कि कुछ साल पहले तक जो काम आपका कंप्यूटर कर सकता था ना, आज के समय में उस चीज़ को कंप्लीटली रिप्लेस कर लिया कि स्मार्टफोन ने। और स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ बन गया आज के समय में जो कि आपके पास तो होना ही होना चाहिए और एक नेसेसिटी बन गया है। और आने वाले समय में इसकी टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होगी। लेकिन ये भी देख के मजा आ जाता है कि इतने छोटे से साइज के अंदर इतनी सारी चीजें उन्होंने किस तरीके से बिल्ड कर दी है। तो देखा जाए तो बिल ऑफ मटेरियल, अलग अलग कंपोनेंट्स की कॉस्ट हम पता लगा सकते हैं और इस सबसे एक अंदाजा लगा सकते हैं किस फोन के बनने की एग्जैक्टली कीमत क्या होगी। लेकिन फोन के बनने की पीछे की जो पूरी कहानी रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके फोन के आपके हाथ में पहुंचने तक की जो पूरी कहानी रहती है ना, एग्जैक्टली में जो पैसा होता है ना, कंपनियां इसका चार्ज करती है। और बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आप लोगों के पास कौन सा फोन है, ये बात कमेंट में बताना ना भूला। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो मेरे को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।